आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरे वॉल्व्स के बारे में, जैसे राइट हार्ट के वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ट्राइकस्पिड वॉल्व की स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेनोसिस के बारे में। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है? राइट हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एवी वॉल्व जिसको हम लोग कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के बारे में अगर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस क्या है? नैरोइंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, नैरो हो जाना ट्राइकस्पिड वॉल्व का, इनका क्या होना? नैरो हो जाना। यूजुअली और जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, जो ज्यादातर जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस किसी को होता है, वो पाया जाता है मिट्रल और ऑर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस के साथ। जो कॉमन है वो कॉमनली ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस पाया जाता है मिट्रल और ऑर्टिक स्टेनोसिस के साथ। कॉज इसका जो है सेम जैसे पीछे के जितने से सारे वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के कॉज थे, जैसे रिमेटिक हार्ट डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीज, उससे होगा क्या? रिमेटिक हार्ट डिजीज सबसे कॉमनेस्ट कॉज है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में मेनली होता क्या है? अगर इसको नैरो कर दिया जाए, इस रास्ते को यहां से, अब यहां से जो भी वेनस रिटर्न का ब्लड आएगा, जो भी वेनस रिटर्न वाला ब्लड आएगा सिस्टम से यहां, ये वाला ब्लड कंप्लीटली इजिली यहां नहीं आ पाएगा राइट वेंट्रिकल में। अगर राइट एट्रियम में ब्लड आ गया और यहां पर स्टेनोसिस है, नैरोइंग है, तो पूरा का पूरा ब्लड यहां नहीं आ पाएगा। और अगर यहां ब्लड नहीं आ पाएगा तो ब्लड आगे भी आगे पल्मोनरी वेसल्स में, पल्मोनरी सिस्टम में जा नहीं पाएगा। और इससे क्या होगा? जो लेफ्ट एट्रियम है, यहां ब्लड नहीं पूरा आएगा, और अगर लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी नहीं आएगा। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड पूरा ना आया तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? मेंटेन हो पाएगा? तो कार्डियक आउटपुट फिर से वीक हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट फिर से वीक हो जाएगा। तो स्टेनोसिस यहां है, इससे क्या क्या हुआ? लो ब्लड फ्लो, इससे वो क्या होगा? लो वॉल्यूम ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। और फिर अगर यहां लो आया तो पूरे सिस्टम में लो ब्लड फ्लो होगा, और फिर कार्डियक आउटपुट भी फाइनली लो हो जाएगा।
लेकिन यहाँ एक चीज है, ब्लड प्रेशर का क्या हाल होगा? कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ब्लड प्रेशर का क्या हाल होगा? बस यही जानना है। हम लोगों के पास होता कितना है? 5 लीटर ब्लड। इससे क्या है, 120 mmHg ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। 80 SpO2 98%। ये पूरी कहानी। अब ध्यान देना, ब्लड प्रेशर जो यहाँ से एक्चुअली में जो यहाँ से वॉल्यूम कम हुआ है ब्लड का, ये वाला ब्लड जैसे हम लोग 70 ml को ही लें तो यहाँ से मान लेते हैं 70 ml, यहाँ 70 ml रहा होगा, यहाँ 70 ml रहा होगा, और फिर ये 70 ml वेनस रिटर्न से यहाँ आए 70 ml, और फिर 70 ml यहाँ से राइट एट्रियम से यहाँ ना आ पाया, यहाँ आ जाए 40 ml, यहाँ क्योंकि स्टेनोसिस है तो यहाँ भी 40 आएगा, फिर यहाँ भी 40 ही रहेगा, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 आ जाए, यहाँ भी 40 आ जाए। अब इससे होगा क्या? इससे दो चीजें हैं। जो यहाँ 70 नहीं आया है, ये कंप्लीट यहाँ नहीं आ पाया, तो 70 ml का 40 ml ही यहाँ आया, तो यहाँ 30 ml बच गया। अब हर बार जो 70 ml आएगा उसका 30 ml बचता रहेगा, तो एट्रियल कंजेशन होना शुरू होगा, एट्रियम में लोड बढ़ना शुरू होगा, एट्रियम में लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एट्रियम में जब लोड बढ़ेगा तो धीरे धीरे ब्लड का कंजेशन यहाँ होगा और एट्रियम डायलेट हो जाएगा, एट्रिया डायलेट हो जाएगा, और एट्रिया डायलेशन के बाद यहाँ ब्लड का कंजेशन होता रहेगा, और फिर यहाँ पर जो ये 70 ml आ रहा है ये यहाँ एंट्री कर पाएगा। जो ये 70 ml यहाँ आ रहा है सिस्टमिक ब्लड है, ये ध्यान देना, ये पूरा सिस्टमिक ब्लड है, और ये सिस्टमिक ब्लड 70 ml यहाँ एंट्री नहीं कर पाएगा, अब कम वॉल्यूम में एंट्री करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि 70 की जगह 40 ml ही एंट्री यहाँ कर रहा है, तो यहाँ से जो 70 ml आगे बढ़ रहा था ये भी आगे नहीं जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 ml ही जाएगा, मतलब 30 ml बच गया, और फिर ये रिवर्स फ्लो बढ़ता चला जाएगा कंजेशन। जो ब्लड इस कैपिलरी सिस्टम में आ जाना चाहिए वो ब्लड इस कैपिलरी सिस्टम में नहीं आता है, कंजेशन यहाँ नहीं है, इस पूरे एरिया में कहीं भी कंजेशन नहीं है, इस पूरे एरिया में ब्लड की कमी है। इतने एरिया में जो ब्लड आना चाहिए था वो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ रुक गया है? सिस्टम में, आर्टीरियल सिस्टम में। अब अगर हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट नहीं है, पहले से ही किसी कारण से उसका सिस्टमिक वॉल्यूम कम ना हो, नॉर्मल वॉल्यूम हो, और नॉर्मल वॉल्यूम के बाद अगर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लड अब 30 ml यहाँ रह गया, 30 यहाँ रह गया, तो हर बार पंप के बाद जो चला जाना चाहिए वो 30 ml कहाँ रुकता चला गया? कंजेशन होता चला गया सिस्टम में, हर बार का कंजेशन सिस्टम में होता चला गया। अब ये जो सिस्टम में ब्लड फिलिंग हो रही है, ब्लड फिलिंग जो हो रहा है सिस्टम में, ये कहाँ होना चाहिए था? ये जो 30 ml है, हर बार का 30 ml, ये आना चाहिए था यहाँ,
पल्मोनरी में, यहाँ से पंप होकर, लेकिन ये यहाँ ना पहुंचकर यहीं भरा हुआ है। तो इधर से जो पंप नहीं हो रहा है वो कहां से पूरा हो जा रहा है सिस्टम वाला, यहां से बैकवर्ड कंजेशन से, यहां से कंजेशन से। लेकिन ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो ब्लड है ये बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये वॉल्यूम मेंटेन कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम आ जाना चाहिए था यहाँ, और ये यहाँ स्टेनोसिस होने के कारण यहाँ ना आकर अभी पड़े हैं सिस्टम में। तो ब्लड प्रेशर के लिए जो 5 लीटर ब्लड चाहिए था, इस 5 लीटर में से नॉर्मली अगर हम माने कि 500 ml पल्मोनरी सिस्टम में आ जाना चाहिए था, तो ये 500 ml भी पल्मोनरी सिस्टम में नहीं आ पाता है। ये कहाँ पड़ा रह जाता है, इसी में। तो 500 ml पल्मोनरी सिस्टम में आ जाए तो बचा 4.5 लीटर। अब 4.5 लीटर जो बचा उससे ये ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। लेकिन अगर ये 500 ml भी कैपिलरी में नहीं आ पाए यहाँ स्टेनोसिस के कारण, तो इसी में ऐड हो गया ½ लीटर और अब ये 5 लीटर हो गया, तो ब्लड प्रेशर फॉल होगा यहां, क्या लगता है? देखो 2-3 केस हैं। एक तो जितने भी पीछे केसेस आपने पढ़े, ध्यान से सुनना, उसमें क्या हो रहा था, उसमें स्टेनोसिस यहाँ था या यहाँ था। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारा वॉल्यूम ब्लड यहाँ आकर कंजेस्ट होता था, वो यहाँ भी भर जाता था, यहाँ भी भर जाता था, फिर यहाँ से भरते हुए कंजेस्ट होते हुए फिर यहाँ भरकर और फिर यहाँ कंजेशन होकर फिर यहाँ जाता था। तो होता क्या था कि इस पूरे सिस्टम में बहुत सारा ब्लड का कंजेशन होता था, और ये इस पूरे सिस्टम में जो ब्लड फिलिंग हो जाती थी वो आपका था 5 लीटर का पार्ट, और ये वो 5 लीटर का पार्ट था जो यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो इस सिस्टम में ब्लड की कमी होने लग जाती है, तो ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। दूसरा, यहाँ से पंप भी नहीं होता है एक्स्ट्रा कि पंप हो जाए, और इधर से ब्लड आता रहता है कंजेशन के लिए, कंजेशन बढ़ता चला जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पे ब्लॉक कर दें तो ये जो कंजेशन है ये वाला आगे हो पाएगा? अगर यहीं पे ब्लॉक कर दें तो ये आगे वाला कंजेशन नहीं होगा। तो जो वॉल्यूम यहाँ वेस्ट हो जा रहा था पहले कंजेशन के कारण, जिसके कारण ब्लड प्रेशर फॉल हो जा रहा था, वो वॉल्यूम यहाँ वेस्ट नहीं हो रहा है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यहाँ वाला जो मैं समझा रहा हूँ। अगर ये वॉल्यूम यहाँ नहीं आएगा तो ये वॉल्यूम रिवर्स होकर आपके ब्लड यहीं पड़ा रह जाता है, और इस वॉल्यूम के पड़े रहने के कारण पहली बात ब्लड प्रेशर फॉल नहीं हो पाता है, यहाँ ब्लड प्रेशर फॉल नहीं हो पाता है। लेकिन है क्या कि ये जो ब्लड प्रेशर है, जो ये ब्लड पड़ा हुआ है, इसके कारण मान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर अभी भी 180/120/20 मेंटेन है। क्यों? क्योंकि कहीं भी फ्लूइड वॉल्यूम वेस्ट नहीं हुआ है। अब है क्या कि लेकिन ये जो ब्लड है, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो वॉल्यूम भरा है इसका ऑक्सीजन यूज कर लिया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि वेनस रिटर्न होता है और ब्लड आता है और यहाँ पर आया और फिर उसको भेजा जाए, ऑक्सीजन मिक्स होकर फिर आगे पंप हो। लेकिन ये वो ब्लड प्रेशर तो मेंटेन है, लेकिन इसका
ऑक्सीजन लेस है। तो लेस ऑक्सीजनेशन होता है हर ऑर्गन को। फ्लूइड तो पहुंच जाता है लेकिन फ्लूइड में ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के पास जाता है, ये लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को सप्लाई मिलता है। तो किडनी को वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिलने के कारण किडनी परेशान होना शुरू होती है और किडनी सिक्रीशन क्या शुरू करती है, रेनिन। और फिर रेनिन क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। रेनिन क्या कराता है, आर्टीरियलोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कार्डियक कॉन्स्ट्रिक्शन और ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर राइज करता है। तो यहाँ एक्चुअली है क्या कि आप ये मत कंफ्यूज हो कि इस 40 को मत देखो। जब भी लेफ्ट हार्ट फेल होता है, और लेफ्ट हार्ट फेलुअर का ही रिजल्ट है राइट हार्ट फेलुअर, अकेले राइट हार्ट फेल होता नहीं है ज्यादा। पहले लेफ्ट हार्ट फेल होता है, उसके बाद राइट हार्ट फेल होता है। राइट हार्ट फेल मतलब अगर ये स्टेनोसिस हो रहा है तो मैंने पहले ही बताया कि ये ज्यादातर कॉज करता है मिट्रल स्टेनोसिस और ऑर्टिक स्टेनोसिस के बाद। अब इसका मतलब है कि पहले इधर भी वॉल्व खराब हो चुके होंगे, तो इनके कारण से ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा था। पहले आपको ब्लड प्रेशर फॉल मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ से जब यहाँ के स्टेनोसिस हो गई और ये ब्लड प्रेशर, ये जब साइकिल चला तो ब्लड प्रेशर इसी केस में आपको राइज मिलना शुरू हो गया। सेम केस में जब किडनी इन्वॉल्व हो गई, धीरे धीरे किडनी फेलुअर जहां से शुरू हो जाएगी, और वो यहाँ भी जब लेफ्ट हार्ट फेल होता है, यहाँ भी जब ब्लड कम पंप हो रहा होता है तो शुरू में तो ब्लड प्रेशर फॉल होता है। जो शुरुआती फेज होता है वहां ब्लड प्रेशर फॉल होता है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब किडनी फेल होनी शुरू हो जाती है, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जब क्रॉनिक फेज जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्टेनोसिस में भी, तो धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है। म्यूट कर लो वॉइस भाई, किसका ऑन है। तो जब किडनी फेल होनी शुरू हो जाती है, जहां किडनी इन्वॉल्व हो गई, वहां से रेनिन सिक्रीशन शुरू हो जाता है और सेम का सेम पॉइंट शुरू हो जाता है लेफ्ट हार्ट फेलियर में भी। वहां का ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का राइज होना, अगर वल्वुलर हार्ट डिजीज में ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, इसका एक ही कारण होता है कि किडनी इन्वॉल्व हो गई है और रेनिन सिक्रीशन हो रहा है ज्यादा, और रेनिन सिक्रीशन के कारण वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, आर्टीरियलोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और कार्डियक मैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन हो रहा है। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन के कारण सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर से वाटर होल्ड हो रहा है। वाटर होल्ड होने के कारण ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है। तो शुरू में आप ये समझ सकते हैं कि जब वल्वुलर हार्ट डिजीज स्टार्ट होता है तब ब्लड प्रेशर फॉल होता है, लेकिन जब क्रॉनिक चलता रहता है तो ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है। मैं ये पुट करना चाहता हूँ दिमाग में कि आप ब्लड प्रेशर फॉल ही हमेशा लेकर दिमाग में नहीं चल सकते। ब्लड प्रेशर फॉल होता है हाइपो कार्डियक आउटपुट के कारण, लेकिन जैसे कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इसको हम नैरो कर दें तो ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाएगा उतने ही वॉल्यूम पे। तो नैरो कराना शुरू कर देते हैं रेनिन और ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो कंडीशन है जब किडनी इन्वॉल्व हो जाए, किडनी फेलियर में जाने लगे, रेनिन सिक्रीशन शुरू हो जाए, वहां क्रिएटिनिनुरिया भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कार्डिया अकेला अगर इन्वॉल्व है तो ब्लड प्रेशर या तो फॉल करेगा या नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। फिर बात करते हैं सिम्टम की और साइन की। तो यहाँ अगर राइट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट स्टेनोसिस की बात करें तो यहाँ सिम्टम आपके समझ में आने चाहिए कि अगर यहाँ ब्लॉकेज हो तो ब्लड यहाँ नहीं आ पाएगा
पूरा कंजेशन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा और ब्लड रिवर्स जाएगा, रिवर्स ब्लड फ्लो होगा। और रिवर्स ब्लड फ्लो अगर होगा तो ये जो सुपीरियर वेना केवा है इसका पार्ट क्या है, जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? यहाँ जुगुलर वेनस प्रेशर, ब्लड का फ्लो कहाँ जा रहा है?